हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू क्लास 12 अकाउंट्स। आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। तो चलो फटाफट आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप के एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये सब एक ही है, यानी पार्टनरशिप बिजनेस में क्या खासियत है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे हम पहचान करें कि ये पार्टनरशिप बिजनेस है। तो उसके फीचर्स को समझने वाले हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पार्टनरशिप का फीचर होता है वो होता है टू और मोर पर्सन, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, यानी दो या दो से आपने जो पार्टनरशिप की डिफिनीशन पढ़ी थी उसमें सबसे पहला बात यही था कि पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स है। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में जो बिजनेस का रिलेशन होता है उसी को पार्टनरशिप बोला जाता है। तो यहां पे सबसे फर्स्ट फीचर है टू और मोर पर्सन। तो ये तो पता चल गया सर कि पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम दो पार्टनर का होना जरूरी है। कम से कम दो पार्टनर का होना जरूरी है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बट सर मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं। तो देखो, मैक्सिमम पार्टनर के लिए दो रूल है। ठीक है, सबसे पहला रूल है जो कंपनी एक्ट बताता है। कंपनी एक्ट क्या बोलता है, कंपनी कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 बोलता है कि मैक्सिमम पार्टनर 100 हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 100 पार्टनर। बट एक रूल आया था, कंपनी एक्ट का ही एक रूल आया था, कंपनी रूल्स 2014। कंपनी रूल्स 2014, कंपनी रूल्स 2014 में रिवाइज किया गया कि मैक्सिमम पार्टनर जो हो सकते हैं वो 50 पार्टनर हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50 पार्टनर हो सकते हैं। तो ये जो रूल है 100 पार्टनर का, ये रूल क्या हो गया, ओवरराइड हो गया। तो हम इसको फॉलो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बाद में जो रूल आया वो बताता है कंपनी रूल्स 2014 कि मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। तो यानी हमारा जो बिजनेस होगा पार्टनरशिप का, उसमें मिनिमम कितने पार्टनर होंगे, दो, और मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम होंगे सर 50। यानी दो पार्टनर मिनिमम होगा, ठीक है, और मैक्सिमम कितना होगा, 50 पार्टनर हो सकता है। सर उससे ज्यादा पार्टनर अगर हो गया, दो पार्टनर मिनिमम और मैक्सिमम कितना, 50 पार्टनर। सर अगर 50 पार्टनर से अगर एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर ग्रेटर देन 50 हो गया, यानी 50 पार्टनर से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, इसका मतलब यह है कि हम कंपनी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कंपनी रूल्स का जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल माना जाता है, उसको बोला जाता है इलीगल एसोसिएशन। उसको क्या बोला जाएगा, इलीगल एसोसिएशन। तो ये भी अब बात आपको याद रखनी होगी कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर 50 पार्टनर से ऊपर हो गया तो उसको बोला जाता है इलीगल एसोसिएशन। अब यहां पे दो तीन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मिनिमम कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं। तो दो पार्टनर मिनिमम हो सकते हैं, दो पार्टनर मिनिमम हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो सर ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर हो सकते हैं। ये कौन बोला है, कंपनी रूल्स 2014 बोला है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो, यहां पर एक सवाल आता है कि सर कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता है, कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकते, हु कैन नॉट बी कंपिटेंट फॉर अ पार्टनर। हमने तो बता दिया कि किसी पार्टनरशिप बिजनेस में दो कम से कम पार्टनर होना चाहिए, मैक्सिमम 50 हो सकता है। बट सर ये भी बता दो कि कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो उसमें दो व्यक्ति होते हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते। एक तो होता है अनसाउंड मैन। सर ये अनसाउंड मैन क्या होता है, यानी जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है, जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है, दिमागी हालत सही नहीं है, उसको बोला जाता है अनसाउंड माइंड। दिमागी हालत सही नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन है जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है, वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता।
ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है, वो पर्सन जो डिस्क्वालिफाइड है बाय लॉ, यानी जिसको कानून जो है इजाजत नहीं दे रहा है पार्टनर बनने के लिए, वो पर्सन कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता है। तो सर वो कौन हो सकता है जिसको कानून इजाजत नहीं देता है पार्टनर बनने के लिए? अब मान के चलो कोई एलियन इनिमी है। सर ये एलियन इनिमी क्या होता है? यानी मान के चलो कोई हमारे इनिमी कंट्री का कोई पर्सन है और जो यहाँ पे पार्टनर बनना चाहता है। मान के चलो अभी पाकिस्तान से कोई वार चल रहा है, ठीक है, या चाइना से वार चल रहा है, तो वो हमारे लिए एलियन कंट्री हो जाता है। और वहां के अगर पर्सन चाहे कि इंडिया में आके वो अगर पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर कानून उसके लिए इजाजत नहीं देगा, उसको बोला जाता है एलियन एलिमी। दूसरा हो सकता है कोई इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। आप क्लास 11th में आपने पढ़ रखा होगा इंसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है, मैं यहां पे क्विकली बता देता हूं। इंसॉल्वेंट पर्सन मतलब वो पर्सन जिसको कोर्ट क्या कर दिया है, इंसॉल्वेंट, यानी उसको दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया का मतलब है कि उसके जमीन जायदाद को बेचकर भी उसके पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है, यानी वो कर्ज ले रखा था और उसको कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है, सारा जमीन जायदाद बेचने के बाद भी वो कर्ज नहीं चुका सकता है, तो उसको बोला जाता है इनसॉल्वेंट पर्सन। अब वैसे लोगों को अगर आप पार्टनर बनाओगे तो क्या होगा कि वो कोई भी लाइबिलिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले से ही दिवालिया है, वो आपके बिजनेस में इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो यहां पे 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन से पर्सन है जो कंपिटेंट नहीं होते, यानी कंपिटेंट का मतलब पार्टनर बनने लायक नहीं है। आपको इसको हिंदी में अगर बोले तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्टनर बनने लायक नहीं है, पार्टनर बनने लायक नहीं है, पार्टनर बनने लायक नहीं है, ठीक है। तो उसमें 2 पर्सन आता है, एक अनसाउंड माइंड यानी जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है, आप इसे बोल सकते हैं पागल, ठीक है। दूसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी जिसको कोर्ट ने डिस्क्वालिफाइड कर दिया है कि वो पार्टनर नहीं बन सकता है, तो उसको आप अपने फर्म में पार्टनर नहीं बना, ठीक है। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या सर माइनर, माइनर क्या पार्टनर हो सकता है? माइनर कौन होता है? जिसकी उम्र 18 साल से कम है, यानी आप लोग जैसे छोटे छोटे बच्चे, क्या वो पार्टनर बन सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, पार्टनर तो बन सकते हैं। ए माइनर कैन बी अ पार्टनर, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उसको तो आप पार्टनर बना सकते हो, लेकिन केवल प्रॉफिट में, इन द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म, नॉट इन द लॉस। मतलब लाभ होगा तो वो जो है, वो जो माइनर है वो लेके जाएगा अपना घर, बट लॉस होगा तो आप ये नहीं बोल सकते कि लॉस, लॉस के लिए उसको घर से पैसा लाना पड़ेगा, यानी लॉस का भरपाई वो नहीं करेगा, बट प्रॉफिट वो ले सकता है। यानी अगर आप किसी माइनर को पार्टनर बना रहे हो तो सतर्क हो जाना। अगर आपको लगता है कि बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होंगे तब तो ठीक है, माइनर को बना लो, लेकिन लगता है बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, तो माइनर लॉस के लिए भागीदारी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। फर्स्ट फीचर क्या है? 2 या 2 से अधिक पर्सन होना चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50, ठीक है। चलो अब हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस के दूसरे फीचर्स की बात कर रहे हैं। दूसरा फीचर क्या है? एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच में समझौते होने जरूरी है, एग्रीमेंट्स होने जरूरी है। अब देखो एग्रीमेंट 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो होगा ओरल एग्रीमेंट और दूसरा होगा रिटेन एग्रीमेंट। ओरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मौखिक, यानी एक तो हम लोग आपस में बातचीत करके एग्रीमेंट बना सकते हैं, बातचीत करके क्लियर कर सकते हैं, और दूसरा है कि लिखित, रिटेन एग्रीमेंट क्या होता है? लिखित। अब सर कौन सा एग्रीमेंट सही होगा? तो रिटेन एग्रीमेंट हमेशा सही होता है, क्योंकि ये जो है एक एविडेंस का काम करता है। किसका काम करता है? एविडेंस का काम करता है इन द कोर्ट। यानी अगर आपस में कभी कोई झगड़े हुए तो कोर्ट में ओरल एग्रीमेंट तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि मुंह से अगर आप आपस में कोई बात क्लियर कर लिए हैं, ठीक है, डिस्कस कर लिए, बट वो कोर्ट में तो साबित नहीं कर पाओगे, इसीलिए रिटेन एग्रीमेंट जरूरी होता है। बट सर क्या पार्टनरशिप बिजनेस में ओरल एग्रीमेंट से काम चल जाएगा? काम तो चल जाएगा, लेकिन आपस में अगर चाहते हो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करना तो रिटेन एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब सर रिटेन एग्रीमेंट के अंदर क्या सब बातें होनी चाहिए? तो वो सारी बातें होनी चाहिए एग्रीमेंट के अंदर जिससे कि आप जो
बिजनेस को चलाने में आपको मदद मिलता है। यानी बिजनेस को चलाने के लिए जो जो चीजें, जो जो बातें क्लियर होनी चाहिए, वो सारी बातें एग्रीमेंट में होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में क्लियर होना चाहिए कि कैसे आप प्रॉफिट लॉस को बांटोगे। पार्टनर्स के सारे राइट एंड ड्यूटी, पार्टनर्स के सारे राइट एंड ड्यूटी एग्रीमेंट के अंदर लिखी होनी चाहिए। राइट एंड ड्यूटीज एग्रीमेंट के अंदर लिखी होनी चाहिए। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एक रिटेन एग्रीमेंट, यानी रिटेन एग्रीमेंट को, एक बात और, रिटेन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। अगर आपको बोला जाए पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो वो एक रिटेन एग्रीमेंट होता है। यानी ओरल एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड नहीं बोलेंगे। तो क्लियर हो गया कि एक पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है पार्टनर्स के बीच में। एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो ओरल एग्रीमेंट, दूसरा रिटेन एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट बढ़िया होता है? तो सर रिटेन एग्रीमेंट बढ़िया होता है, क्योंकि ये कोर्ट में एविडेंस का काम करता है। और रिटेन एग्रीमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पार्टनरशिप के नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट फीचर क्या है? लॉफुल बिजनेस, यानी ऐसा बिजनेस जिसको करने की इजाजत कानून देता है। ठीक है, यानी कि अगर आप मान के चलो, आप चाहते हो कि दो दोस्त मिलके कोई स्मगलिंग का बिजनेस करें, ठीक है, कोई किडनैपिंग का बिजनेस करे, तो ये भी तो पार्टनरशिप है, बट इसकी इजाजत कानून नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इलीगल बिजनेस है। यानी आप अगर कोई इलीगल बिजनेस करना चाहते हो पार्टनरशिप के अंदर, तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। यानी आप जो भी बिजनेस करे वो लॉफुल होना जरूरी है। यानी कोई ऐसा काम कर रहे, कोई ऐसा बिजनेस कर रहे जिसकी इजाजत कानून नहीं देता है, तो वो बिजनेस, वो धंधा आप नहीं चला सकते। ठीक है, अब यहां पे एक और बात आती है कि अगर मान के चलो दो पार्टनर मिलके एक प्रॉपर्टी खरीद लिया, दो पार्टनर मिलके एक प्रॉपर्टी खरीद लिया, तो क्या इसको पार्टनरशिप बोला जाएगा? तो सर इसको पार्टनरशिप बोला जाएगा या नहीं, इसके लिए तीन बातें होना जरूरी है। क्योंकि आपने देखा था लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तभी इसे पार्टनरशिप बिजनेस बोला जाएगा। सबसे पहला बात तो दो या दो से अधिक पर्सन होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। तीसरा बात कि सभी मिलके बिजनेस करे या कोई एक बिजनेस करे और प्रॉफिट को बांटे। तो यहां पे अगर कोई मान के चलो दो दोस्त मिलके कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं खरीद रहा है, बिजनेस होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है, ठीक है, और लाभ हानि को आपस में बांटना जरूरी है। तो यहां पे अगर कोई प्रॉपर्टी को ऑनरशिप में खरीदता है, साथ मिलकर अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है, इसका मतलब ये पार्टनरशिप नहीं होगा। पार्टनरशिप में बिजनेस होना जरूरी है। यानी ये आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है कि क्या साथ मिलकर अगर कोई पार्टनर कोई प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, तो क्या उसको पार्टनरशिप बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए बिजनेस का होना जरूरी है। प्रॉपर्टी खरीद, अगर हाँ प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का ही आपने धंधा बना लिया, उसका बिजनेस बना लिया, तब तो वो पार्टनरशिप बिजनेस होगा। बट कोई एक प्रॉपर्टी खरीद लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक बिजनेस है, इसीलिए उसको पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है पार्टनरशिप का? तो नेक्स्ट फीचर है प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट होना जरूरी है, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। यानी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। और आपने क्लियर देख लिया कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, डिटेल भी हो सकता है, ठीक है लेकिन ये जरूरी है कि पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट और लॉस को बांटे। ठीक है, अब मान के चलो कोई एक ऐसा दोस्त आता है, मान के चलो हम दो दोस्त मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, और कोई ऐसा दोस्त आता है कि मुझे प्रॉफिट में तो हिस्सा नहीं चाहिए, जस्ट चैरिटेबल पर्पस से हम तुम्हारे बिजनेस में शामिल होना चाहते हैं, तुम लोग को हेल्प करना चाहते हैं, बट हम प्रॉफिट और लॉस तुम लोगों से नहीं बांटेंगे। तो क्या उसको पार्टनर बोला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा। यानी कोई अगर कोई मेंबर आता है और बोलता है कि हम प्रॉफिट लॉस में हिस्सा नहीं लेंगे, तो उसको हम कभी पार्टनर बोल ही नहीं सकते। इसीलिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है, आप लोग को याद रखना कि अगर कोई पर्सन, इफ सम पर्सन ज्वाइंट्स हैंड फॉर चैरिटेबल एक्टिविटी, यानी हम तो अपने स्वेच्छा से तुम्हारे बिजनेस में तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको कभी भी पार्टनरशिप, इट विल नॉट बी टर्म एज अ पार्टनरशिप।
ठीक है। चलो, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पे सारे पीडीएफ्स के नोट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, जैसे ही क्लास में अपलोड करूंगा मैं साथ में पीडीएफ भी अपलोड कर दिया करूंगा, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। आप इसीलिए आप लोग को लिखने का बिल्कुल टेंशन मत लो, पहले पूरे ध्यान से क्लास कर लो, उसके बाद नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से आप जरूर कॉपी पे नोट्स कर लेना, ठीक है। चलो चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है या तो सारा पार्टनर काम करे या सारा पार्टनर में से कोई एक उन सबके बिहाफ में काम करे। मैंने क्या बोला? बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप, यानी ये पार्टनरशिप का धंधा है, कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर करेगा, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, सब के सब मिलकर पार्टनरशिप के धंधे को चला सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कोई एक व्यक्ति पार्टनरशिप, उन सारे के बिहाफ में कोई एक व्यक्ति पार्टनरशिप को रन करे, या फिर 2 व्यक्ति रन करे, 3 व्यक्ति रन करे। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है फिर भी वो पार्टनर है। क्यों? क्योंकि उसको फर्म की जरूरत है। जैसे मैं एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, अभी भी फटाफट देता हूं। मान के चलो ऐसा हो सकता है कि कोई, मान के चलो वो केवल आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, आप काम करोगे, वो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है, बट वो भी प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, ठीक है, तो ऐसे केस में उसको भी पार्टनर बनाया जा सकता है। तो इसीलिए ये एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर है पार्टनरशिप का कि म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब सारा का सारा पार्टनर काम करे, या उनमें से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति उन सबके बिहाफ में मिलकर काम करे, उसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। चलो, अब यहां पे एक और बात होता है, नोट में मैंने लिखा है ऑल पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है? मैं बोल रहा हूं कि सभी के सभी जो पार्टनर होते हैं एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, ठीक है। अब ये सर एजेंट और प्रिंसिपल क्या होता है? आप समझ लो मालिक और नौकर, ठीक है। वैसे नौकर बोलना सही नहीं होगा, यानी आप अगर किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आप ये काम कर लेना, ठीक है, इसका, और वो बंदा आपका इंस्ट्रक्शन मान रहा है, यानी वो एजेंट है, और हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो हम क्या है? प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहां पे क्या है? सभी पार्टनर एजेंट भी है, सभी पार्टनर प्रिंसिपल भी है, यानी कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को बोल सकता है कि आप ये काम कर लेना, तो उस टाइम में वो प्रिंसिपल हो गया और सामने वाला पार्टनर एजेंट हो गया। फिर कभी ऐसा हो सकता है कि दूसरा पार्टनर हमको बोल दे कि आप ये काम कर लेना, तो कभी हम प्रिंसिपल बन जाते हैं, कभी हम एजेंट बन जाते हैं। इसीलिए सभी के सभी क्या है? सभी के सभी पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको 1 से 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सारे के सारे पार्टनर एजेंट है या क्या सारे के सारे पार्टनर प्रिंसिपल है। एजेंट है या प्रिंसिपल है? तो दोनों है, एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। क्यों है? इसका लॉजिक मैंने दे दिया कि सभी पार्टनर, अगर एक पार्टनर किसी दूसरे को बोलेगा तो वो काम कर लेगा, कभी वही दूसरा पार्टनर किसी तीसरे पार्टनर को बोलेगा तो वो काम कर लेगा, यानी कभी कोई किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, तो जब वो इंस्ट्रक्शन देता है तो वो प्रिंसिपल बनता है, और जब वो काम करता है तो वो एजेंट बन जाता है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फीचर को समझते हैं पार्टनरशिप के बिजनेस का। तो नेक्स्ट फीचर क्या है? नो सेपरेट लीगल बिजनेस एंटिटी। ये हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी, फर्स्ट क्लास में, कि पार्टनरशिप का बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, लेकिन कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेट लीगल बिजनेस एंटिटी नहीं है। यानी पार्टनरशिप फर्म, मान के चलो पार्टनरशिप फर्म RM&कंपनी, ठीक है, और पार्टनर यानी मान के चलो राम और मोहन, ये 2 पार्टनर हैं। अब ये 2 पार्टनर और उनका फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। लीगल वर्ड आप ध्यान से सुनना, सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, जो हमने बताया था। सेपरेट बिजनेस एंटिटी इसलिए है क्योंकि राम का जो पर्सनल मैटर होगा वो राम एंड कंपनी के बिजनेस में हैंडल नहीं किया जाएगा, यानी राम कोई ट्रांजैक्शन अपने पर्सनल लेवल पे करता है तो उसको राम एंड कंपनी में नहीं डाला जाएगा। लेकिन कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम है। यानी कि मान के चलो, मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर राम एंड कंपनी ने कर्जा लिया,
ठीक है, और वो नहीं चुका पाया तो राम एंड मोहन को अपने घर से अपने जमीन जायदाद को बेचकर उस कर्ज को चुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसी का फर्म है, दोनों एक माना जाता है, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है। कानून के नजर में राम मोहन ही है जो उसी बिजनेस को चला रहा है, राम एंड कंपनी का। और अगर राम एंड कंपनी किसी डेट को चुकाने में असमर्थ है तो राम मोहन को अपने पर्सनल कैपेसिटी पे चुकाना। इसीलिए कुछ बातें को यहां पे ध्यान रखना है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला बात, फर्म कैन नॉट होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, यानी अपने नाम पर राम एंड कंपनी अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। तो किसके नाम पे खरीदेगा? राम और मोहन यानी पार्टनर्स के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदेगा। मान के चलो कि हम पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं, हमको कोई जमीन खरीदना है, तो जमीन हम फर्म के नाम पे नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो हम दोनों पार्टनर मिलके अपने नाम पे हम उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे। तो वही बोला गया है, ऑल पार्टनर आर ज्वाइंटली एंड इंडिविजुअल एसेट ऑफ द फर्म आर द ज्वाइंट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर, यानी फर्म का जो प्रॉपर्टी होता है वो पार्टनर का ज्वाइंट प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, दो बात आपने समझ लिया। तीसरा बात ये आप लोग को बता ही दिए थे कि कोई भी पार्ट और सभी पार्टनर लाइबल होते हैं फर्म के बिजनेस ऑब्लिगेशन के लिए, यानी फर्म की कुछ जिम्मेदारी होती है, फर्म का कोई कर्जा होता है तो उसके लिए सभी पार्टनर ज्वाइंटली और इंडिविजुअली लाइबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्म कैन नॉट स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम, मतलब मान के चलो इस पार्टनरशिप फर्म राम एंड कंपनी को किसी वेंडर से किसी दूसरे पर्सन से झगड़ा हो गया, ठीक है, वो चाहता है राम एंड कंपनी केस करना चाहता है, तो राम एंड कंपनी केस नहीं कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म कभी भी किसी दूसरे पे केस नहीं कर सकता है, मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता है। तो फिर कौन करेगा? सर राम और मोहन जो दो पार्टनर है ना, पार्टनर कभी भी मुकदमा कर सकता है। तो अगर मान के चलो हमको किसी पार्टनरशिप फर्म से झगड़ा हो गया तो हम पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकते, हम उसके पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकते। ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस क्या है? एक सेपरेट लीगल बिजनेस एंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए पार्टनर्स जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, चलो इसी का कंटिन्यूएशन है एक नेक्स्ट फीचर, अनलिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। अब जैसे कि आपने देखा कि सेपरेट लीगल बिजनेस एंटिटी नहीं है, इसीलिए पार्टनर्स का लायबिलिटीज को क्या कर दिया गया? अनलिमिटेड कर दिया। अनलिमिटेड का मतलब हुआ कि अगर फर्म नहीं चुका पाएगी तो पार्टनर को अपना सारा जमीन जायदाद बेच के उस लायबिलिटीज को चुकाना पड़ेगा। इसीलिए पार्टनरशिप का बिजनेस रिस्की बिजनेस भी बोला जाता है कि अगर पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो ना तो ऐसा नहीं है कि आप कर्जा लोगे और अगर फर्म नहीं चुका पाएगी तो फिर आपको अपने घर से चुकाना पड़ेगा। इसीलिए पार्टनरशिप का बिजनेस और प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस ये दोनों जो होते हैं इसके जो होते हैं लायबिलिटीज क्या होते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटीज होते हैं। आप देख लो पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर का लायबिलिटीज होता है वो क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। उसी तरह से प्रोप्राइटरशिप जो क्लास 11th में आपने पढ़े थे, एक व्यक्ति जो बिजनेस को चला रहा है तो वो भी जब कोई कर्जा लेगा और वो नहीं चुका पाएगा तो ऑब्वियसली बात है उसके जमीन जायदाद सारे प्रॉपर्टी को बेच के उस कर्जे को चुकाया जाएगा। यानी प्रोप्राइटर यानी बिजनेस के ऑनर का लायबिलिटीज क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप कंपनी खोल रखे हो, इसीलिए देखते होंगे बड़ा बड़ा काम होता है, बड़ा बड़ा घोटाला भी होता है, वो तो कंपनी के अंदर होता है। क्यों? कि कंपनी अगर फेल हो गई, कोई लोन चुकाने में असमर्थ होगी, बैंक का लोन ले लिया और कंपनी लोन नहीं चुकाई, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कंपनी का जो मेंबर है यानी जो मालिक है बिजनेस शेयर होल्डर, कंपनी शेयर होल्डर को क्या बोला जाता है? कंपनी का मालिक। शेयर होल्डर को क्या बोला जाता है? कंपनी का मालिक। तो ऐसा नहीं होगा कि कंपनी, यहां पे एक मिस्टेक है, इसको मैं ठीक करा देता हूं, ये अनलिमिटेड नहीं होगा, ये क्या होगा? लिमिटेड होगा। तो इसको अनलिमिटेड को यू एन को काट दो, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटीज है कंपनी के, शेयर होल्डर का लायबिलिटीज क्या है? लिमिटेड है। यानी अगर कंपनी डिफॉल्ट हो गई ना तो शेयर होल्डर तो नहीं मांग सकते, वो पैसा समझो बैंक का डूब गया। इसीलिए आपने बहुत बड़ा बड़ा घोटाला देखते होंगे जो कंपनी के नाम पे क्या होता है? बड़ा बड़ा लोन ले लेता है और जब कंपनी डूब जाता है तो जो बिजनेस का ऑनर होता है वो फरार हो जाता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा कानून ही है कि कंपनी अगर फेल हो जाती है तो आप उसके ऑनर को, उसके डायरेक्टर को, उसके शेयर होल्डर को आप उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। क्यों? क्योंकि उसकी लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस की लायबिलिटीज जो होती है अनलिमिटेड होती है और कंपनी की लायबिलिटीज क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटीज होती है, लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर्स।
तो आई होप ये बात तो आपको क्लियर हो गया होंगे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट फीचर्स है नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। ये क्या बोल रहे हैं, हम किसी को इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं बिना सभी के सहमति से। जब तक सारा का सारा पार्टनर सहमत नहीं हो जाए हम इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान के चलो कि 4 पार्टनर हैं, ए बी सी और डी। ये चारों क्या है, पार्टनर्स हैं। ये चारों पार्टनर्स हैं। अब क्या हो रहा है कि डी चाह रहा है कि हमारी जो वाइफ है, डी की वाइफ जो है उसको वो पार्टनर बनाना चाहता है। डी अपनी वाइफ को भी पार्टनर बनाना चाहता है। इसके लिए क्या वो डी अकेले खुद डिसीजन ले सकता है? बिल्कुल नहीं। सारा पार्टनर को क्या होना चाहिए, सारा पार्टनर की सहमति होना जरूरी है। यानी ए बी सी डी ऑल एक्सेप्ट करेगा तभी वो पार्टनर बना सकता है। जब सब सहमत हो तभी वो डी अपने वाइफ को पार्टनर बना सकता है। यानी बोला जा रहा है यहां पे कि बिना सबके सहमति से आप कभी भी इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। यानी आप कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं ले सकते हैं जिसमें सबकी सहमति ना हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो टोटल जो हमने फीचर्स पढ़ा पार्टनर्स की बिजनेस का, वो टोटल कितने फीचर पढ़ा? 8 फीचर्स हमने पढ़ा। 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है। 2 और मैक्सिमम कितना, 50। यानी 2 से 50 तक हम पार्टनर को बना सकते हैं। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। एक तो ओरल होगा और दूसरा रिटेन हो सकता है। रिटेन को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है, यानी कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं जो गैर कानूनी हो। सट्टेबाजी का बिजनेस पार्टनर से बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि वो गैर कानूनी होता है। तो लॉफुल बिजनेस, कानून के दायरे में रख के आपको बिजनेस करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन पार्टनर। ऐसा होना चाहिए कि जो भी लाभ हानि होगा आपस में बांटेंगे। यानी अगर कोई किसी को रख लेते हैं और उसको प्रॉफिट लॉस में हिस्सा नहीं देते तो वो आपका कभी पार्टनर नहीं बन पाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं म्यूचुअल एजेंसी, यानी सब काम करे या उनमें से कोई एक उनके बिहाफ में काम करे, उसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। नो सेपरेट लीगल बिजनेस एंटिटी, इसको तो हमने क्लियरली बता दिया कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म कोई सेपरेट लीगल बिजनेस एंटिटी नहीं है। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म ना तो कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, ना वो किसी पे मुकदमा दर्ज कर सकता है। अगर पार्टनरशिप फर्म फेल हो जाता है कोई डेट को चुकाने में तो सभी पार्टनर मिलकर उस डेट को चुकाना पड़ेगा उसके पर्सनल कैपेसिटी पर। ठीक है। फिर हमने बात करी कि सभी पार्टनर की जो लायबिलिटीज होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड होती है। ठीक है। और उसके बाद बिना सबके सहमति से कोई भी पार्टनर अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो ये थी सारी पार्टनरशिप के फीचर्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो आज की क्लास के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे की टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा, आपको समझ में आया? कहीं भी कोई दिक्कत है कमेंट्स करके जरूर बताना। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जब तक हमको बताओगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा और मैं इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को एकदम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिले, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सारे के सारे डॉट क्लियर हो। और आप लोग को ये जितने भी क्लास नोट्स हैं, पीडीएफ है, वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी दे देता हूं और डिस्क्रिप्शन में भी। तो प्लीज जो भी हमारी क्लास देख रहे हैं वो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे सारे के सारे क्लास अपडेट्स, नोट्स वगैरह वहां से मिल जाएगा। ठीक है। तो चलो, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अच्छा ना लगे तो बता देना कि कहां पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है। और अपने दोस्त लोग के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।